नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ल। न्यूज 18 बिहार झारखंड के रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कोविड-19 का रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या चुनौतियां सामने आई हैं इस दौरान, और इसके अलावा बिहार झारखंड में क्या कुछ भविष्य है रियल एस्टेट सेक्टर का और क्या योजनाएं आगे आने वाली हैं। इन सभी बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोगिया स्टील इंडस्ट्री के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया। हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं सचिन चंद्रा जी, जो प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई बिहार के, संजीव मिश्रा जी जो सीएमडी हैं पनोरमा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के, जो पूर्णिया बिहार के हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ गई हैं सीमा सिन्हा जी, जो बेरा की चेयरमैन है। न्यूज 18 बिहार झारखंड रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं स्टील इंडस्ट्री के बारे में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया जी। मोगिया जी, ये बताइए कि कैसे आपने अपने स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत की। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस कॉन्क्लेव में मुझे शामिल किया। मोगिया स्टील की शुरुआत बहुत छोटे प्रोडक्शन से शुरू हुई थी और इसमें हम लोगों ने नया प्रोडक्ट जिस समय लॉन्च किया टीएमटी, उस वक्त टीएमटी था ही नहीं मार्केट में, और टीएमटी आने की वजह से ये शुरुआत में जो छोटे सा काम हमने शुरू किया था आज बहुत अच्छे तरह से लोगों का विश्वास जीत पा रहा है। गुणवंत जी, इन दिनों इंडस्ट्री आपकी कैसी चल रही है? मैं मोगिया स्टील के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मोगिया स्टील बहुत अच्छी चल रही है। हमारी जितनी प्रोडक्शन पहले हम बढ़ा चुके थे, इसके बाद हम अभी एक और नई यूनिट लगा रहे हैं जिसमें सिर्फ पॉल्यूशन परमिशन आना बाकी है। तो मैं कह सकता हूँ कि पिछले 25-26 वर्षों से जो लोगों का विश्वास और क्वालिटी हमारी बनी हुई है, इस वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। गुणवंत जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन दिनों कोरोना का क्या कुछ प्रभाव पड़ा है आपकी इंडस्ट्री पर? यूं तो सभी उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस इंडस्ट्री पर जितना भी प्रभाव पड़ा हो, लेकिन मोगिया स्टील को इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़ा असर तो देखिए आना ही था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में भी हम बहुत अच्छे रहे हैं। ये तो आपने कोविड के प्रभाव के बारे में बात की, लेकिन गुणवंत जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है आजकल मार्केट में। इन दिनों लोग जागरूक हो चुके हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड है। लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट वो लगाएं और एक बार लगाने के बाद दोबारा उन्हें मुड़ के नहीं देखना पड़े, और इस विश्वास को हम लोग अपनी ओर से पूरी मजबूती के साथ बनाए हुए हैं। गुणवंत जी, अगर हम बात करें स्टील इंडस्ट्री की, तो आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है आपकी इंडस्ट्री में, खासकर नए बदलावों की अगर हम बात करें तो? इस समय देश में ग्रोथ बहुत अच्छी है, पर कैपिटा इनकम काफ़ी बढ़ी है। मैं कह सकता हूं कि लोगों की परचेजिंग पावर काफ़ी बढ़ी है। इस वजह से अभी कोरोना काल में जो थोड़ी बहुत लोगों को लग रहा था कि स्लो है, अब जैसे जैसे परिस्थितियां सुधर रही हैं वैसे वैसे स्थितियां बहुत बदल रही हैं और आगे भी बहुत अच्छी हो रही हैं। इसलिए हमें तो इसका बहुत उज्जवल भविष्य नज़र आता है। इसीलिए हम अपनी एक और यूनिट भी लगा रहे हैं, जैसा मैंने क्या बताया भी। तो हम यूनिट इसलिए लगा रहे हैं कि काफ़ी डिमांड है और हम लोगों को इसकी पूर्ति करने के लिए और यूनिट्स लगानी होंगी। गुणवंत जी, स्टील इंडस्ट्री में तमाम प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे में कस्टमर्स को नया क्या कुछ देने वाले हैं आप, जो तकनीकी के लिहाज से सही हो? जैसा मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आए वो अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाला हो, ताकि लोगों का जिस तरह से विश्वास मोगिया स्टील पर बना हुआ है वो और मजबूत हो और हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी और ईमानदारी के साथ अच्छे से बिजनेस कर पाएँ। जिस तरह से मोगिया की गुडविल अच्छी है, उसी तरह लोगों को इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलना चाहिए, और ग्राहक तभी खुश होते हैं जो जैसा वो चाहें वैसा उन्हें प्रोडक्ट मिले। गुणवंत जी, हम आपसे विशेष रूप से ये पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ खास है मोगिया स्टील के पास अपने कस्टमर्स के लिए? व्यापारियों के लिए या एंड कंज्यूमर के लिए ये बहुत उम्दा प्रोडक्ट होने की वजह से एक अच्छा फ़ायदेमंद व्यापार है, और जो ले जाते हैं उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट वो लेते हैं तो उन्हें उनके पूर्ण तसल्ली, मैंने जिसको मैं कह सकता हूँ पूरा विश्वास के साथ, पूरा भरोसा और पूरी तसल्ली के साथ लेते हैं। इसलिए ये हमेशा हमारा प्रोडक्ट खास रहा है और खास ही रहेगा। डॉक्टर गुणवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
हमसे जुड़ने के लिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी, अब हम आपसे बात करना चाहेंगे और सबसे पहले आपको हम ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह से आपने अपने इस पैनोरमा ग्रुप की शुरुआत की, वो भी बिहार के पूर्णिया जैसे जगह पर। पैनोरमा की शुरुआत हुई है 2016 में और पूर्णिया से हुई है। पहले मैं बाहर काम करता था और मुझे लगा कि नहीं, हमको अपने पूर्णिया कोसी सीमांचल के हम हैं तो हमको यहाँ से काम करना चाहिए। ऐसे में सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन मुझे लगा चूँकि दृष्टिकोण जो जिस बिज़नेस को शुरुआत करने जा रहे थे तो हमको लगा कि पूर्णिया में करना चाहिए, काफ़ी अच्छा जगह है। इसकी शुरुआत हमने पूर्णिया से की थी और 2016 में शुरुआत की थी और आज हमारे बहुत प्रोजेक्ट हैं, आप देख पा रहे हैं। और इसका और हम फ्यूचर एक्सपेंशन भी बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। संजीव जी, ये तो बात रही कि आपने कैसे शुरुआत की, लेकिन हम आपसे ये बहुत विशेष तौर पर जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री की हालत कैसी है और कैसे आप लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आफ्टर कोरोना, हम लोग पहले भी बताया कि इसमें हम लोग को डर था, लेकिन अभी आफ्टर कोरोना हमने 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, बनाते हैं, अभी जैसे हमने अभी जहां हम लोग बैठे ई होम्स में, ये काफ़ी लग्जरी प्रोजेक्ट है, थोड़ा महंगा है, अफोर्डेबल हाउस नहीं है, थोड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियस है कि कॉस्टली होगा। लेकिन हमें आश्चर्य हो रहा है कि जो पहले बुकिंग का रेशियो था, आफ्टर कोविड बुकिंग का रेशियो लगभग 2 गुना हो चुका है। तो आफ्टर कोविड लोग चाह भी रहे कि नहीं, हमारा एक फैमिली में हम बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहे, बहुत कंजस्टेड में नहीं रहे, और या बहुत पूर्णिया में खास करके जो डॉक्टर वगैरह क्लिनिक और घर एक साथ रखते थे, तो उन्होंने क्या किया, क्लिनिक को अलग किया, घर को अलग किया, तो ऑब्वियस है कि डिमांड बढ़ेगा। तो बहुत स्पीड से आफ्टर कोविड हम लोग का डिमांड बढ़ गया। संजीव जी, इन दिनों किस तरह के फ्लैट्स की या प्रोडक्ट्स की डिमांड है रियल एस्टेट सेक्टर में? अब हम बात करते हैं तो बहुत तरह के चीजें प्रचलन में हैं, जैसे कि फ्लैट्स जो है अब नए नए तरह के मॉडल में आ रहे हैं। ऐसे में जो आपके कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं और आप इसको देने में कितना सफल हो पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, खास करके पूर्णिया कोसी की बात करें, सीमांचल की बात करें, तो वहाँ एफोर्डेबल हाउस और मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा चाह रहे हैं कि नहीं, हमारा अपना घर हो। चूँकि हर व्यक्ति देख रहा है सपना कि नहीं, मेरा अपना घर, हम किराए के मकान में नहीं रहे। पूर्णिया में माइग्रेटेड बहुत ज़्यादा लोग, अभी माइग्रेटेड लोग हैं जो बाहर से आए हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। तो वो लोग कम इनकम वाले हैं, 50,000 60,000 की नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो गैर सरकारी संस्था हो या सरकारी संस्था हो, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा। तो वो लोग 50 से 60 लाख रुपए का, 40 से 50 लाख रुपए का घर का ज़्यादा डिमांड है। और लग्जरी प्रोजेक्ट का भी यहाँ डिमांड है, चूँकि हम लोग ये होम से बना रहे हैं, मार्केट में डिमांड था तभी हम लोग बनाए हैं। तो लग्जरी प्रोजेक्ट का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ। लेकिन तादाद की बात करें तो एफोर्डेबल हाउस और मिडिल रेंज जो 30 से 40 लाख 50 लाख रुपए वैल्यू का प्रॉपर्टी है, उसका ज़्यादा डिमांड है। संजीव जी, भविष्य को देखते हुए क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? मैं आपको बताऊं कि खास करके हम लोग जहाँ बैठे हैं, जिस क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ बिल्डर नहीं है, बहुत कम है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं हो पा रहा है। मतलब जिस प्रोजेक्ट में हम लोग हाथ लगाते हैं, हाथों हाथ बिक जाता है। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी कुछ नहीं, ये डेवलपिंग एरिया है, डेवलप्ड एरिया नहीं है। तो डेवलपिंग एरिया है तो ऑब्वियस है कि यहाँ डिमांड होगा और फ्यूचर में भी इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। अभी बहुत स्पेस है इसका। पूर्णिया का, भागलपुर का, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज का बहुत बड़ा पॉकेट साइज है। अभी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। इसकी संभावना आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रहेगी। ये तो आपने अपनी तैयारियों के बारे में बता दिया, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ नया करने वाले हैं आप, खासकर पैनोरमा ग्रुप को लेकर के? देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास लगभग सभी तरह के प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, सस्ता भी है, महंगा भी है। हम चाह रहे हैं कि जो लोअर इनकम वाले लोग हैं, जो 20-30 लाख रुपए, 20-30 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, तो उनके लिए हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें। और एक सुकन्या योजना की बात हम पहले भी किए थे कि बेटी पढ़ाओ के लिए हम लोग उनको मोरल बूस्टअप के लिए एक प्रोजेक्ट है सुकन्या योजना, उसको हम लोग बहुत जल्दी शुरुआत करने जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को जो 10,000 12,000 रुपये किराया दे करके लोग घर में रह रहे हैं, किराए में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत जल्दी हम प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में 3-4 महीने 5 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करेंगे। संजीव जी, ये तो आपने ये बताया कि
आप अपने ग्रुप के लिए और उसके विस्तार के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, लेकिन अपने कस्टमर्स के लिए आप क्या कुछ नया देने वाले हैं भविष्य में? देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि यदि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है आपसे, तो चूँकि ये रेफरेंस का बिजनेस है और खास करके हम लोग जिस क्षेत्र में हैं तो यहाँ मार्केटिंग से बिजनेस नहीं होता है। हम चाहे कि विज्ञापन दे करके मार्केटिंग करके बिजनेस कर लें, वो संभव नहीं है। तो करोना का हमेशा यही कोशिश रहता है कि हम क्वालिटी कमिटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। क्वालिटी के लिए खास करके जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मार्केट सर्वे किया है, क्वालिटी को लेकर के हम लोग कभी भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, चाहते कभी भी इसमें डेविएशन ना हो। हमारे पास मैक्सिमम कस्टमर रेफरेंस ही आते हैं, 80-90%। जैसे आपने लिया, आपने किसी और को बताया, वो अपने रिश्तेदार को बताया, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा पहला मोटो है। और हम चाह रहे हैं कि टाइम से नहीं, टाइम से पहले पोजीशन दें, इसकी हमारी शुरू से कोशिश रही है। और क्वालिटी को लेकर के हम लोग बहुत कॉन्शियस हैं कि इसमें कभी हम लोग डेविएशन ना दें। संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 बिहार झारखंड को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपने खास मेहमानों से बेहद जरूरी बातचीत जारी रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड के रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव में। और अब हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो बदलाव आ रहे हैं उनसे रियल एस्टेट सेक्टर का भविष्य क्या है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन चंद्रा जी मौजूद हैं। सचिन जी बिहार क्रेडाई के प्रेसिडेंट हैं। सचिन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बदलाव क्रेडाई कर रही है, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर? बिहार में रियल एस्टेट सेक्टर के डेवलपमेंट में क्रेडाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कस्टमर्स के प्रति अपने जिम्मेदारियों को क्रेडाई ने महत्वपूर्ण तरीके से निर्वहन किया है। यह इस व्यापार को संगठित करके क्रेडाई के माध्यम से हम सभी बिहार में इस व्यापार को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। नए नए तकनीकों का विकास किया जा रहा है, डेवलपर्स को नई तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है, नए नए जो कानून बन रहे हैं। और पिछले दिनों जो रियल एस्टेट व्यवसाय में काफी सारे नए कानून आए, रेरा आए, जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन आया, इन सबों से हम अपने नए डेवलपर्स को रूबरू कराते हैं। और इस तरीके से नई चीजों के आने से व्यापार जो है अवरुद्ध नहीं होता है। बिहार में क्रेडाई की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, क्रेडाई रियल एस्टेट डेवलपमेंट में। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चुनौतियां हैं बिहार में क्रेडाई के सामने और रियल एस्टेट सेक्टर के सामने? रियल एस्टेट सेक्टर के सामने बिहार में कई चुनौतियां रही हैं। मुख्य रूप से अगर चुनौतियों को हम बांटें तो एक सरकारी स्तर पे है और दूसरा गैर सरकारी स्तर पे। सरकारी स्तर पे सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव रहा है और जिससे डेवलपर्स प्रभावित होते रहे हैं। कहने का मतलब है शहरी विकास विभाग और रेरा के बीच समन्वय, कई बार बालू की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कई बार गिट्टी उपलब्ध नहीं होता है। तो इस मतलब आपूर्ति की समस्या हमेशा रहती है। 12 महीने में कम से कम 6-8 महीने आपूर्ति की समस्या रहती है। इसके अलावा कस्टमर्स के बीच अवेयरनेस की कमी है। कस्टमर्स काफी अवेयर नहीं है और इसके चलते कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो वैसे डेवलपर्स जो जिनके काम की सराहना नहीं की जाती रही, जिन पर कानूनी तौर पे कुछ जिनके बारे में टिप्पणी भी की गई है कोर्ट के द्वारा, उनके यहां भी कस्टमर जाकर फंस जाते हैं। ये दो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं और इससे क्रेडाई के माध्यम से हम लोग इसको भली भांति इसका सामना कर रहे हैं। सचिन जी, ये तो हो गई चुनौतियों की बात। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों के लिए क्रेडाई का महत्व क्यों बढ़ जाता है और क्या कुछ क्रेडाई कर रही है ग्राहकों के लिए? प्रॉपर्टी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए क्रेडाई काफी पहले से कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम के जरिए उनको सहायता प्रदान करता रहा है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि रेरा के आने के 4-5 वर्ष पहले से 2012 से ही हम लोग बिहार में कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम क्रेडाई के अंतर्गत चला रहे थे, जिसमें किसी कस्टमर को अगर किसी बिल्डर से कुछ शिकायत है
और उसको उसका घर नहीं मिल पा रहा है या किसी भी तरह की शिकायत है, तो वो हमारे फोरम में आके कंप्लेन करते थे और हम लोग मध्यस्थता करके कंज्यूमर और बिल्डर के बीच दोनों पक्षों की बातों को रखकर उसका निष्पादन करते थे। और इसमें कई बार हमारे बिल्डर बंधुओं को नाराजगी भी हुई, लेकिन क्रेडाई अपने मानक मापदंडों को इसमें काफी भली भांति हम लोगों ने मेंटेन किया। इससे कस्टमर्स का विश्वास क्रेडाई एक संस्था के रूप में क्रेडाई के प्रति काफी बढ़ा। सचिन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। इससे निश्चित तौर पर ग्राहकों को बहुत आसानी होगी, लोगों को क्रेडाई की भूमिका समझ में आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सीमा जी, आप रेरा के चेयरमैन हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेरा का क्या महत्व है और कैसे बिहार में ग्राहकों के लिए ये फायदेमंद साबित हो रहा है। देखिए, आप एक चीज़ तो समझ लीजिए कि पहले आप जैसे देखते थे कि जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते थे अपना मनी, आम आदमी जो सारी कमाई अपना एक घर बनाने के लिए एक बिल्डर को देते थे, तो बहुत जगह ऐसा होने लगा कि बिल्डर लोग पैसा लेकर के दूसरे जगह इन्वेस्ट कर देते, समय पे देते नहीं, जिससे आम लोगों में इतनी मतलब परेशानी हो गई कि वो लोग मतलब उन लोगों को बार बार कोर्ट जाना पड़ा। तो सरकार इस पे ध्यान दी और एक एक्ट बनाई कि इसका एक अलग निपटारा हो, इस बात का अलग निपटारा हो, और वो होगा रेरा अथॉरिटी, मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जहाँ पे वादों का निपटारा होगा। तो रेरा के आने से ये फ़ायदा हुआ है लोगों में कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाए, तभी वो अपना सेल कर सकते हैं या बुक करवा सकते हैं या एडवर्टाइज कर सकते हैं। जब तक वो नहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे ये नहीं कर सकते हैं, अपना एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। यदि हम लोग कभी देखते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन का एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उन पे हम लोग सो मोटो भी नोटिस करते हैं कि आप रेरा में क्यों नहीं। और इसमें है कि रेरा में यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है प्रोजेक्ट का और आप बेच रहे हैं और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आपको सेक्शन 59 के तहत फाइन लग जाएगा, पेनाल्टी लगेगी। वही पेनाल्टी है कि आपका जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, उसका 10% आपको पेनाल्टी लग जाएगी। और यदि आप पेनाल्टी नहीं देते हैं, यदि प्रमोटर पेनाल्टी नहीं देता है, तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 10% पेनाल्टी लगेगी एस्टिमेटेड कॉस्ट पे। तो इस डर से लोग अभी देख रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं बिना रजिस्ट्रेशन के आगे बढ़ते ही नहीं हैं। कुछ लोग हैं जहाँ पे अज्ञानता है, जो नहीं जानते, छोटे प्रोमोटर हैं वो नहीं कराते हैं। लेकिन हम लोग इसके लिए अवेयरनेस कैंप भी उधर किए थे, लेकिन अब फिर से सोचते हैं करने के लिए, ताकि लोगों में जागरूकता है, प्रोमोटर भी समझे कि हमको रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे मान लीजिए कि कोई आ गया 60 डेज के अंदर नहीं हो सका, हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि दोनों पार्टी को आपस में बैठाते हैं और एक मेडिएशन सेंटर हमने खोल दिया है यहाँ पे। मेडिएशन सेंटर में ऐसा होता है कि वहाँ पे बैठ के दोनों पार्टी आपस में समझौता करते हैं और वहीं पे यदि निपटारा हो जाता है वादों का तो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे तो मान लीजिए कि हम ऑर्डर कर दें 60 डेज में, उसके बाद तो बिल्डर भागते रहेगा और ये चेंज करते रहिए। बहुत बार सर्टिफिकेट केस कीजिए, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन यदि मीडिएशन से बात सलट जाता है तब तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमने एक मीडिएशन सेंटर भी खोला है और उसके तहत लोग बहुत सारे वादों का निपटारा हो रहा है। ये सब तो है। इसकी वजह से, रेरा आने के वजह से लोगों में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जागा है और वो अपना पैसा मतलब कि इन्वेस्ट कर सकते हैं एकदम अच्छी तरह से, और उन्हें विश्वास रहेगा कि हम जहाँ दे रहे हैं वहाँ हमको सही समय पे मिलेगा और नहीं मिलने पे हमको हर्जाना भी मिलेगा। ये बात है। तो ये बहुत ही अच्छा, ये सरकार की जो सोच है ना रेरा एक्ट बनाने का, ये बहुत ही अच्छा मेरे नज़र में तो ये लगता है कि हाँ, लोगों को बहुत रिलीफ मिल रहा है। और केसेस का यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इससे आप समझिए कि केसेस आने का मतलब क्या है, यदि आपको रिलीफ मिलेगा तभी आप आइएगा। तो केसेस आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी लोग करा रहे हैं, बिल्डर लोग करा रहे हैं। सीमा जी, रांची शहर में जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है ये क्या कुछ नया कर रहा है और किस तरह से इसमें नई चीजें आ सकती हैं, चुनौतियां क्या हैं और उसका समाधान कैसे निकाला जा रहा है, जरा इसके बारे में हमको विस्तार से बताइए। देखिए, अभी तो उसमें तो उस तरह का भी मेरे पास मामला नहीं आया है, लेकिन आप देखिए बहुत जगह तो अभी नहीं बन रहा। जैसे झारखंड पूरे राज्य में सिर्फ हमारे पास रांची, जमशेदपुर,
धनबाद, देवघर, कुछ गुमला वगैरह का है जो कि बहुत मतलब कम है। लेकिन जहाँ 3 जो शहर है, धनबाद, रांची, जमशेदपुर और बोकारो, 4 शहर, तो यहाँ पे बंद रहे। तो उसमें भी है कि फ्लैट आप कितना ऊंचा बना सकते हैं, हॉरिजेंटली आप कितना ले जा सकते हैं, तो उसका भी है कि भाई आप उसका लिमिट है कि इतना दूर तक आप बनाइएगा। जैसे यहाँ एयरपोर्ट जहाँ पे है वहाँ पे भी है कि आप इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं बना सकते हैं, तो उस सब का है नियम इसमें अपना। सीमा जी, तो क्या यह माना जाए कि रेरा के आने से ग्राहकों का भविष्य सुरक्षित हुआ है, उनके लिए बेहतर साबित हो रहा है रेरा? हाँ, सुरक्षित महसूस करते हैं। उनको यदि मान लीजिए कि किसी का एग्रीमेंट फॉर सेल है और उस ढंग से नहीं बना, जो प्रोफार्मा है हमारे एक्ट में, चाहे ये रूल्स में जो प्रोफार्मा है, तो फिर वो लोग केस कर सकते हैं कि भाई देखिए, हम जो बिल्डर हमको एग्रीमेंट फॉर सेल दिया है उसमें जो कंडीशन सब है सिर्फ उन्हीं के फेवर में है, तो फिर हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं जब वो रजिस्टर्ड रहते हैं तब। अच्छा, दूसरी बात कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेने से मतलब नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन ले लिए और आराम से बैठे। आपको अपना वेब पोर्टल में सारा चीज़ डिटेल देना है। आपको हम लोग आईडी और पासवर्ड सारा देते हैं, तो उसमें आपको वेब पोर्टल पे आपको डिस्प्ले करते रहना है कि मेरा रजिस्टर्ड है, और सारा चीज़ आपका जो आप दीजिएगा सारा चीज़ दिखाना है आपको, लोगों को ये जानकारी देनी है आपको। तो उससे और भी मतलब क्लैरिटी जो होती है ना लोगों में आती है कि हाँ भाई चलो यहाँ पे रेरा में हो गया रजिस्टर्ड, तो हम निश्चिंत हैं। सीमा जी, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को समय देने के लिए और अपने महत्वपूर्ण विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये चर्चा काफी सार्थक सिद्ध हुई, बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को मिली। इस कड़ी में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।